एक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स का नाम है। ठीक है। जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन होता है उसमें ये तीन टॉपिक इंक्लूडेड है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, टेम्परेचर एंड आइडियल गैसेस। ठीक है। ओ लेवल्स में भी हमने ये सब पढ़ा हुआ था। और इसमें ये होता है सीन कुछ ऐसे कि आपने जो है ना, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, टेम्परेचर चेंज, तो जितनी हीट देकर आप उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर अगर निकालनी है तो उसका ये फार्मूला है। और आप दूसरा जो ऑप्शन है वो ये वाला है, सी डेल्टा थीटा, ये होती है हीट कैपेसिटी। ठीक है जी। और स्मॉल जो है सी, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी। अच्छा। ठीक है। स्मॉल सी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और कैपिटल सी हीट कैपेसिटी है। तो इसमें अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो आप उसमें क्या करते हैं कि आप एक ले लेते हैं सॉलिड ब्लॉक। लेट से कि आपने कॉपर का ब्लॉक ले लिया। अच्छा, मैं ये जो है ना इसलिए भी बता रही हूँ कि ये P5 में यूज होता है। मतलब अगर ये जो प्रैक्टिकल अभी मैं पूरा बताने लगी हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे करना है, ये अगर आपने याद ना किया तो P5 में आपको काफी इशू आना है फिर। ठीक है। तो ये आपने एक सॉलिड ब्लॉक ले लिया, उसमें आप ड्रिल करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे थर्मोमीटर। आप थर्मोमीटर की जगह यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं, थर्मोकपल भी लगा सकते हैं। आप फिर एक और ड्रिल करेंगे। ठीक है जी। उसके अंदर आप लगा देंगे इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक हीटर के साथ आपने वोल्ट मीटर लगाना है पैरेलल में, और एम मीटर लगाना है सीरीज में, और आपने एक पावर सप्लाई देनी है। मतलब आप जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में देंगे। क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में? क्योंकि वो एनर्जी वर्क आप उसको एटलीस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है ना। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या आ जाएगी जी, एनर्जी ओवर टाइम। ठीक है। यहाँ से आपका ये पावर इनटू टाइम आ जाएगा। ये वाला जो फार्मूला है आपका Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा थीटा, उसमें ये पावर इनटू टाइम आ गया। और पावर की जगह पे आप क्या यूज करेंगे जी, वोल्टेज इनटू करंट, जो कि आप एम मीटर और उसकी रीडिंग नोट करेंगे। अब आप अब आपसे ना असल में होता यूं है कि P5 में क्वेश्चन में कहीं सी अगर आया हुआ हो तो सी की कैलकुलेशन, सी कांस्टेंट होगा जाहिर है उधर P5 में। तो सी की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपने फुल डिटेल उसको बतानी होगी। क्या हम उस ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, और वो जो पावर जो भी सप्लाई करेंगे उसके लिए हम वोल्टेज और करंट की वैल्यूज देखेंगे। ऐसे आपने बल्कि उसके साथ में सर्किट डायग्राम भी बनानी पड़ती है। ठीक है। ये अगर कोई लिक्विड होगा तो उसका मैं भी फिर अलग से बताती हूँ। और फिर आपने जो मैथ है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, कि ये कैसे मैंने मैथ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर करना है। और इसमें जो डेल्टा थीटा है वो थर्मोमीटर या थर्मोकपल से मालूम कर लेना है। ठीक है जी। और टाइम जो है स्टॉप वॉच से मेजर होगा। वोल्टेज और करंट जो है इसी तरह वोल्ट मीटर और एम मीटर से मेजर होगा। अगर यहाँ पे लिक्विड होता कोई, तो लिक्विड में भी आपने यही सीन करना था कि आपने इसी तरह वो इलेक्ट्रिक हीटर लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ चलेगा। ठीक है। और आपने इस तरह किसी लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आप निकाल सकते हैं। और इसमें एक इशू ये होता है कि ये जो आप ने जो हीटर से सप्लाई की हुई होती है वो हीटर बेटा एनवायरनमेंट में भी लॉस कर रहा होता है अपनी हीट। मतलब हमने जब Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा थीटा लिखा, तो हमने जो एनर्जी Q एज्यूम की है कि यार ये जो हीटर जो Q दे रहा है सारी की सारी लिक्विड को या ब्लॉक को मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ हीट लॉस भी हो रही होती है। फिर इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें यहाँ पे पावर लॉस को करना है, हमने एलिमिनेट करना है। ठीक है। तो उस इस केस में वो तरीका कैसे अप्लाई होगा वो हम बाद में देखेंगे। तो आ जाते हैं जी। क्या था, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, पहले तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट पता चले ना। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिससे स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज होती है। और लेटेंट क्यों कहते हैं इसको?
क्योंकि ये छुपी हुई हीट है, ये लेटेंट मतलब जो वर्ड है ना, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है हिडन हीट। ठीक है, जो विजिबल नहीं है। इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि स्टेट चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। तो मतलब जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होता, आप मुसलसल हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। तो इसलिए आप कहते हैं कि यार ये तो लेटेंट है, क्योंकि आपको वो टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? फार्मूला होता है Q = mLF, या फिर Q होगा mLV। तो लेटेंट हीट को डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट मैस। ठीक है, टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और पर यूनिट मास लाजमी लिखना है, बल्कि मैं ऐसे लिखूंगी एनर्जी पर यूनिट मास टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है जी, एक नंबर कांस्टेंट टेम्परेचर का, और एक नंबर एनर्जी पर यूनिट मास का, और फिर स्टेट में चेंज आएगी। ठीक है, अब अगर वो एलवी हुआ तो आप कहेंगे लिक्विड से गैस, और या गैस से लिक्विड, एंड अगर एलएफ हुआ तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हैं जो कि स्पेसिफिक के लिए हैं। और अगर सिर्फ लेटेंट हीट हुई तो, जैसे वो हीट कैपेसिटी का कह रही थी ना, इसमें मैथ्स नहीं आता, इसी तरह लेटेंट हीट वाले टॉपिक में भी मैथ्स नहीं आता, सिर्फ QLF होगा, और वो कैपिटल से आप शो करते हैं, और ये आ जाएगा QLV। यानी आपकी स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड में अगर, तो या ये हीट, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखेंगे, ये सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। जबकि ये वाली कौन सी है? ये आपकी हो रही है जी लिक्विड से गैस में। अच्छा, ये हो गया। अब इसको मेजर करने का तरीका क्या है? लेटेंट हीट को मेजर करने का तरीका है बेटा, ये है कि फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसको आप बीकर में लिक्विड ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें लगा दिया आपने हीटर, और इसमें आपने थर्मोमीटर भी चाहें तो लगा दें। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हीटिंग होनी है, और नीचे आपने रख दिया वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब आप इस पे लगाएंगे वोल्ट मीटर पैरेलल में, और एम मीटर लगाएंगे सीरीज में, और आप दे देंगे पावर सप्लाई। फार्मूला आपका Q = mLV है। और आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे इसके वो ये वो होगी, क्या कहते हैं, बॉइलिंग, जब जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो इसके अंदर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे तो आपकी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसका ये मास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बीकर और वाटर का पहले मास 200 ग्राम था। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप एनर्जी और मास का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, बल्कि आप एक मिनट और, ये मैंने, एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं कि आप मैस और टाइम का ग्राफ बना लेंगे, मैस और टाइम का। तो क्या होगा कि एनर्जी को आप वो कर लें, पावर इनटू टाइम कर लें, MLV। ठीक है, और यहाँ पे आपने पावर इधर ही रह गई, और मैस ओवर टाइम, ये देखें इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, टाइम T = 0 पे आपका, आपके लिक्विड का कोई मैस था। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका मैस डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो ये ग्राफ बनना है जी। ठीक है, तो टाइम गुजरता जाएगा, मास डिक्रीज होता जाएगा, और इसका जो ग्रेडियंट है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, और पावर की वैल्यू पुट करेंगे जितनी भी पावर है, और LV आपका फाइंड आउट हो जाएगा। सही है ना? ये मेथड है। और अगर यही आपने Q = mLF वाला करना है काम, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी है, तो आप एक ले लेंगे फनल सी। ठीक है, उसके नीचे आप बीकर रखेंगे, और एक मिनट, इसके अंदर आप हीटर लगा लेंगे, और उस पे
आइस डाल देंगे इस पे, सारा आइस से इसको कवर कर देंगे, ठीक है। और हीटर उसी तरह आपने लगाया, वोल्ट मीटर लगा दिया, एम मीटर लगा दिया, पावर सप्लाई लगा दी, सब कुछ उसी तरह ही। अब क्या होगा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसमें से पानी ड्रिप करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखना है। और जब स्टेडी रेट हो जाएगा, स्टेडी रेट ऑफ वाटर ड्रिपिंग, ठीक है, तो तब आपने मैस मेजर करना शुरू करना है। यहां पर भी फिर उसी तरह ही आपने मैस और टाइम का ग्राफ बनाना है। और वही Q इज इक्वल टू एम एल एफ का फार्मूला, और पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एम एल एफ। और यहाँ से इसी तरह यहाँ पावर इज इक्वल टू एम ओवर टी, और ये एल एफ इसी तरह से ही निकल आएगा जैसे पहले निकाला था। लेकिन सवाल ये है कि स्टेडी रेट का क्या जरूरत पड़ गई, आपको स्टेडी रेट क्यों करना है, ये बताएं जी। यानी आपने यहां पर भी आपने वेट करना है कि जब मैस एवेपोरेटिंग जो है ना, मैस एवेपोरेटिंग जो है वो रेट ऑफ मैस, रादर रेट ऑफ मैस एवेपोरेटिंग कांस्टेंट हो जाएगा जिस टाइम पे, तो तब आपने मेजरमेंट्स लेना शुरू करनी है। इसकी क्या रीजन है कि हम क्यों वेट करते हैं उस टाइम का कि जब ये कांस्टेंट हो जाए। बेटा उसकी वजह ये है कि जो पावर ट्रांसफर हो रही है उसको, वो वो अमाउंट जो है ना वो कांस्टेंट हो जाए। अगर एब्रप्ट चेंजेस होंगी, यानी कभी ज्यादा एनर्जी उसको मिल रही है, कभी कम मिल रही है, तो आप उसको फार्मूले में फिर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि पावर टाइम मैथ ओवर टाइम जो है ये वेरिएबल्स है ना, तो बाकी चीजें तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैथ आपका इवन इवन मैथ वो एवेपोरेट नहीं हो रहा, या इवन मैथ जो है वो मेल्ट नहीं हो रहा इन केस, तो फिर उससे क्या होगा कि आपको ये मसला होगा कि इसका मतलब है सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं हो रही उसके अंदर, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो फिर आप नहीं लगा सकते कि इसमें पावर कांस्टेंट रखनी होती है। और पावर कांस्टेंट तभी पता चलेगी जब आपका जो है ना ये रेट ऑफ एवेपोरेशन कांस्टेंट होगी। वो इसीलिए कांस्टेंट होगी क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है उसको, जिसकी वजह से जिसकी वजह से वो मेल्ट हो रहा है, और कांस्टेंट रेट से मेल्ट हो रहा है, ठीक है जी। काम अब इसके बाद क्या है कि इसमें अब हमने पावर लॉस को खत्म करना है। ये जो पावर लॉस इन द सराउंडिंग है ना, उस मसले को अब मैं हल करने लगी हूँ। ये सबसे पहले हम पावर लॉस इन सराउंडिंग इस पे करते हैं कि जब आप Q इज इक्वल टू एम एल एफ की बात करते हैं, या एम एल वी की, जिसकी भी, बल्कि मैं एल वी की बात पहले करूंगी, बाद में आपसे एम एल एफ का पूछ लूंगी। एक मिनट। हम्म। अच्छा, इसमें ये एनर्जी कौन सी है जो हीटर सप्लाई कर रहा है। अब जो हीटर एनर्जी सप्लाई करता है, मतलब ये वाली जो एनर्जी है, वो ना सिर्फ आपके लिक्विड को मिल रही है बल्कि वो सराउंडिंग में भी जा रही है, ठीक है। तो यानी हीट सप्लाइड बाय हीटर इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट प्लस एनर्जी लॉस्ट इन द सराउंडिंग, ऐसे ही है ना। अच्छा, और अब क्या करेंगे कि आप इसको ये लिखेंगे, एनर्जी सप्लाइड बाय हीटर इज पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एम एल वी प्लस एनर्जी लॉस्ट इन द सराउंडिंग। अब आपने पहले पावर रेटिंग क्या करनी है, लेट से कि आपने पहले, मैं एग्जांपल देती हूँ कि 200 वॉट की इलेक्ट्रिकल हीटर लगाया हुआ था, तो ये 200 वॉट की अगर आपने पावर रेटिंग लगाई हुई है, तो इसकी वजह से जो मैस एवेपोरेट होगा वो M1 होगा, ठीक है। और टाइम जो है वो आपने सेम टाइम के लिए इसको हीटर को लगाना है। और फिर आप पावर रेटिंग इंक्रीज कर देंगे, लेट से कि आप 600 वॉट पावर रेटिंग कर देते हैं सेम टाइम इंटरवल के लिए। लेट से कि 10 मिनट्स के लिए आपने इसको हीटर को लगाया है। और फिर जो मैस एवेपोरेट होगा, डेफिनेटली ज्यादा मैस एवेपोरेट होगा, ठीक है जी। और हीट लॉस इन द सराउंडिंग क्या सेम होगी, मेरा सवाल आप लोगों से है कि हीट लॉस इन द सराउंडिंग सेम होगी या डिफरेंट होगी। हालांकि इसमें आप पावर कम दे रहे हैं तो जाहिर है हीटर की जो हीटर का जो टेम्परेचर है वो कम होगा, मैस भी कम एवेपोरेट करेगा। इसमें आप पावर रेटिंग ज्यादा दे रहे हैं तो मैस ज्यादा एवेपोरेट करेगा। तो क्या ख्याल है कि
आपका कि इसमें हीटर ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे हीटर कम हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि एनर्जी लॉस्ट इन द सराउंडिंग जो है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? असल में ये जो टेम्परेचर चेंज होता है ना यार, ये जो सॉरी स्टेट चेंज होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। तो आपका लिक्विड तो 100 पे होगा और आपकी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ी है साइज में, तो वो तो फिक्स टेम्परेचर है 25। तो आपको पता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लूज हो रही है सराउंडिंग में वो क्या होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। और आपको पता है कि अगर टेम्परेचर चेंज यानी टेम्परेचर का डिफरेंस दो बॉडीज के दरमियान कांस्टेंट है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज होगी एनवायरनमेंट में। अगर ये टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डिफरेंट होते तो फिर मैं कहती कि हाँ यार अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट होगी। एनवायरनमेंट भी फिक्स है क्योंकि वो बहुत बड़ी है, ठीक है, वास्ट है, तो इसलिए उसका टेम्परेचर आप एज्यूम करेंगे कि वो 25 ही है, और लिक्विड का टेम्परेचर आप एज्यूम करेंगे कि वो फिक्स है 100 पे, ठीक है। सो दैट्स वाई दोनों केसेस में जो हीट लॉस्ट इन द सराउंडिंग है वो कांस्टेंट रहेगी। समझ आ गई जी? और इस तरह फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखें जी सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा P1 × T - P2 × T इज इक्वल टू M1 LV - M2 LV। यहाँ से जी LV कांस्टेंट ले लिया और मास का डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ से जी आपने टाइम कांस्टेंट ले लिया और P1 - P2 आ जाएगा, और इस तरह से आप LV की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है जो कि आप लगा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हीट कैपेसिटी वाले केस में ये मेथड नहीं लग सकेगा इस तरह से, क्योंकि उसमें मसला ये कि जब आप वो दो इक्वेशंस बनाएंगे उसी तरह, ये देखें मैं आपको बना के दिखाती हूँ। P1 × T इज इक्वल टू CM डेल्टा थीटा होता है, तो CM1 डेल्टा थीटा प्लस एनर्जी लॉस्ट इन सराउंडिंग। और जब आप पावर रेटिंग इंक्रीज करेंगे तो इसमें यूं होगा कि मैथ तो वही सेम होगा लेकिन टेम्परेचर जो है वो ज़ाहिर है चेंज हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा हीटर, ज़्यादा पावर रेटिंग वाला हीटर लगाएंगे तो ज़्यादा आपके टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो फिक्स है 25, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होगा तो एनवायरनमेंट में हीट लॉस फिर ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप ये वाला मेथड जो है ना यहाँ पे वर्क नहीं कर सकता। हाँ, अम, आप ये कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर लें कि अगर टेम्परेचर चेंज जो है ना वो कांस्टेंट रख लें किसी तरह दोनों केसेस के लिए, तो फिर आप ये या फिर ये कर लें कि जैसे अगर आप ज़्यादा बड़ी पावर रेटिंग वाला लगाते हैं तो मैस चेंज कर लें, यानी ज़्यादा बड़ा मैस यूज़ कर लें उसके हिसाब से, और सेम टेम्परेचर तक आप उसको भी चेंज करवाएं, तो फिर क्यू लॉस जो है वो कांस्टेंट हो सकती है। समझ आ गई जी? तो इसमें ये मसला है कि ये वाला जो केस है ना यहाँ पे क्यू लॉस्ट इस तरह, यानी आप दो पावर रेटिंग्स लगा के और उसको सब्ट्रैक्ट करके इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये एक इसमें केस था। वाला जो कॉन्सेप्ट वो है इंटरनल एनर्जी का, ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। वो आपको पता है कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं दे पोजेस इंटरनल एनर्जी, क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड है, तो बॉन्डिंग की वजह से दे आर एट अ स्पेशल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दे आर एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और इनके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग की वजह से इनके दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, अगर वो बॉन्ड टूट जाए तो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है जी? और अगर इनका बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाए, जैसा कि लिक्विड से अगर आप सॉलिड में चले जाते हैं, या आप कहेंगे गैस से आप लिक्विड में जाते हैं और फिर लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं, तो बॉन्ड जो है वो इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी इस वजह से, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। अच्छा, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके जी, टेम्परेचर के। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है।
और फिर आपका आ जाता है लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें अब वो आपको डिफरेंट केसेस देंगे। फॉर एग्जांपल वो एक केस देते हैं कि जी एक बलून है, ठीक है, और अचानक वो बलून बस्ट हो जाता है, आपने उसको उस पे पिन लगाई तो बलून बस्ट हो गया। तो अब आप उसमें बताएं कि उसके अंदर जो गैस थी उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है या क्या हुआ है। याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव ली जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव ली जाती है। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है यानी फॉल करेगा, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फॉल कर रहा है, तो आप उसकी डेल्टा यू को नेगेटिव लेते हैं। याद रखिएगा कि हीट लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम जो है उसको आप क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और हीट गेन इन द सिस्टम उसको आप पॉजिटिव लेते हैं। और आप ये भी पता होगा आपको कि वर्क डन जो है, जब आपकी चीज एक्सपैंड करती है, ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है जो कि फिर नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए वर्क उस ऑब्जेक्ट को खुद करना पड़ता है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए अगेंस्ट द एनवायरमेंट। तो वो खुद वर्क डन करती है तो वर्क गॉट आउट होगा तो वो नेगेटिव होगा। और अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जाहिर है आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, उसे 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 उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, तो आपने उसके ऊपर वर्क डन किया जो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जी। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आपने बलून बर्स्ट किया तो इतना कम टाइम में गैस एक्सपैंड करेगी कि हीट को एंटर या लीव करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इस केस में डेल्टा क्यू जीरो है। जैसे गाड़ी का टायर बर्स्ट हो जाए या बलून बर्स्ट हो जाए, तो ऐसे केसेस में अगर हीट को टाइम ना मिले एंटर करने का या लीव करने का, तो डेल्टा क्यू जीरो मान लेंगे आप। और यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा वी के बराबर डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आ गया। अब चूंकि आपकी गैस एक्सपैंड कर रही है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है, इसलिए इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, यानी कि आपकी जो गैस है उसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। समझ आ गई जी। अच्छा, अब इसके ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके उसमें, और एक और क्वेश्चन जैसे मैं आपको ये बता सकती हूँ, एक और क्वेश्चन इस पे जो बड़ा फेमस है वो ये है कि एक बॉल है आयरन की बनी हुई और वो गिर रही है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो आप बताएं कि आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगा। तो देखिए बेटा, इसमें चूंकि आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने उनकी बॉन्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो तो जीरो है, कोई चेंज नहीं आ रहा। अब कहीं आप ये अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि जी वो गिर रही है तो जीपीई डिक्रीज हो रहा है, भाई ये वाली जो इंटरनल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग पे डिपेंडेंट होती है, ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो आ गई, और इसके अलावा उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। हाँ, अगर ये सॉरी सॉरी एक बात, अगर ये वैक्यूम में गिर रही है तो फिर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर एयर में गिरेगी तो रबिंग की वजह से ये हीट अप हो जाएगी तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि फिर डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव निकलेगा। समझ आई जी, डेल्टा यू आपका पॉजिटिव निकल आएगा। समझ आएगी जी, अगर ये एयर में से फॉल करेगी। तो इस तरह की चीजें हैं। और एक चीज इसमें अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो जी एक ज्वेलर है, विशेस टू हार्डन द, एक मिनट जी, a jeweler wishes to harden a sample of pure gold by mixing it with some silver so that the mixture contains 5% silver by weight। यानी मिक्सचर में अगर गोल्ड 100 ग्राम है, ठीक है, बल्कि एक मिनट, 5% बाय वेट है, तो आप इसका मतलब है कि 95 ग्राम आपका गोल्ड है और 5 ग्राम जो है वो आपका सिल्वर है। ये मतलब है इसका कि मिक्सचर में 5% सिल्वर बाय वेट है। द ज्वेलर melts some pure gold and then adds the correct weight of silver। उसमें पहले उस गोल्ड को मेल्ट करता है, फिर उसके अंदर सिल्वर ऐड करता है। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिल्वर इज 27 डिग्री सेल्सियस। यूज द डेटा ऑफ द फिगर 2.2 टू कैलकुलेट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द प्योर गोल्ड।
सो दैट द फाइनल मिक्सचर इज एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर गोल्ड। यानी कि आपने जब गोल्ड को मेल्ट किया तो वो इवन अपने मेल्टिंग पॉइंट से भी हायर टेम्परेचर पे था। फिर आपने उसके अंदर यानी फिर उसके अंदर आपने क्या किया, सिल्वर को ऐड किया हायर देन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर आपने उसके अंदर सिल्वर ऐड किया तो क्या हुआ कि आपके गोल्ड का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और वो कहाँ पहुंच गया, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो आपने ग्राफ कह रही हूँ, आपने इक्वेशन बनानी है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। लॉस किसने की जी, हीट लॉस्ट की जो गोल्ड ने। ठीक है, हीट लॉस्ट बाय गोल्ड इज इक्वल टू हीट गेन बाय सिल्वर। अच्छा, इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट ये किसका बताया जी, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 1240 बता रहे हैं। हीट कैपेसिटी की वैल्यू बता रहे हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू बता रहे हैं। तो और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1340 है। अच्छा, तो अब मैंने ये सोचना है कि आपने आपका वो मालूम क्या करना है, हम लोगों ने हमने वो टेम्परेचर मालूम करना है। कौन सा, यूज द डाटा ऑफ द फिगर टू कैलकुलेट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द प्योर गोल्ड सो दैट द फाइनल मिक्सचर इज एट द मेल्टिंग पॉइंट। फाइनल मिक्सचर जो है वो 1340 पर है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि ये देखें, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 1240 है, तो इसका मतलब है सिल्वर उस वक्त गोल्ड के मिक्सचर के अंदर मेल्टेड कंडीशन में पड़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं कि जो आपका गोल्ड जो हीट लूज करेगा उससे पहले क्या होगा, कि पहले उसका कोई टेम्परेचर है, लेट से कि टेम्परेचर एक्स है, और फिर उसका फाइनल टेम्परेचर वो मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पे लगेगा सी एम डेल्टा डेल्टा थीटा। ठीक है जी, यहाँ पे लगेगा सी एम डेल्टा थीटा, यानी उसका जो भी टेम्परेचर है वो आपने देख लेना है उसका गोल्ड का। ठीक है, इस इसमें अब फर्ज करें वो एक्स है, लेट से ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गोल्ड की आ जाएगी जी 129, और मैथ आ जाएगा 95। ठीक है जी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, टेम्परेचर में चेंज। वो आपको पता है कि ये वाला टेम्परेचर लोअर है और पहले उसका टेम्परेचर इवन मेल्टिंग पॉइंट से भी हाई था। तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर करेंगे 1340। क्यों जी हाई माइनस लो करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये चेंज को पॉजिटिव रखना होता है। इज इक्वल टू, अब सिल्वर के साथ क्या होगा कि सिल्वर का टेम्परेचर 27 था और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, पहले मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगा, पहले 27 से इंक्रीज होके मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगा। तो वो आपने सी एम डेल्टा थीटा लगाना है। ठीक है, वो सी एम डेल्टा थीटा सिल्वर के लिए लगेगा। यहाँ पे मैं एस लिख देती हूँ, यहाँ पे गोल्ड के लिए लिख देती हूँ, गोल्ड का मैथ, सिल्वर का मैथ, और टेम्परेचर चेंज ये वाला होगा। फिर 1240 पे फिर उस बेचारे ने आपके जो है ना, क्या कहते हैं, सिल्वर ने मेल्ट हो जाना है, तो एम एल एफ लगेगा यहाँ पे। ठीक है जी, एम एल एफ लगा, ये मेल्ट हो गया। उसके बाद फिर 1240 पे सारा का सारा सिल्वर मेल्ट होगा, फिर वो और टेम्परेचर उसका राइज करेगा, यानी कि फिर से सी एम डेल्टा थीटा लगाना पड़ेगा, और ये टेम्परेचर चेंज 1240 से उसका टेम्परेचर राइज करेगा, कितना बन जाएगा 1340। मुझे बताएं, ये समझ आ गई आपकी आपको? यस मैम। ठीक है जी, यहाँ पे मैथ सिल्वर का आ जाएगा, यहाँ पे भी मैथ सिल्वर का। यहाँ पे हीट कैपेसिटी अब याद रखिएगा कि ये जो आएगी ना इससे सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में दी हुई है, यानी कि सिल्वर की सॉलिड फॉर्म में भी यही हीट कैपेसिटी है, लिक्विड फॉर्म में भी यही हीट कैपेसिटी है, इसलिए यहाँ पे जो सी की वैल्यू वही लग जाएगी। अब बस आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, मैंने आपको टेम्परेचर चेंज बता दिया कि इसका टेम्परेचर चेंज ये लेना है जिसमें हायर माइनस लोअर करेंगे ताकि डेल्टा थीटा पॉजिटिव रहे। यहाँ पर भी आप 1340 माइनस 1240 करेंगे ताकि डेल्टा थीटा पॉजिटिव रहे, और बस आपने एक्स टेम्परेचर निकाल लेना है। ये जी 5 नंबर का सवाल है। इसमें एक ध्यान रखिएगा कि ये किलोग्राम में है। ठीक है, ये जाउल्स पर किलोग्राम में है, तो ये 95 ग्राम मैंने लिया था, तो इसको आप केजी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी, बल्कि यहाँ पे एक और चीज मेरा ख्याल है कि हाँ, ये चीज किलो जाउल्स में, ये जरा देख लीजिएगा, ये किलो जाउल्स में छोटी सी आपको नजर आ रही है, तो इसको जाउल्स में कर दीजिएगा। ठीक है जी,
बाय द वे ये तो ग्राम में रहे किलोग्राम में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही हिसाब पड़ना है। लेकिन ये जो किलो जॉउल्स में लिखी हुई है ना, ये जरा आपकी सारा वर्किंग जो है ना उसको खराब कर देगी।